बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सुपीरियर कॉलेज मियांवाली। बेटा, जैसा कि आपको याद होगा तो जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो हमने कहा था इस चैप्टर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला हिस्सा हमारा वर्क का है और दूसरा हिस्सा हमारा होगा एनर्जी का। तो जैसे हम वर्क को भी पढ़ चुके हैं और एनर्जी को भी हम समझ चुके हैं अपने पिछले टॉपिक्स में, जिसमें हमने कहा था एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क है और उसकी बेसिकली दो मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स को हमने पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली वर्क और एनर्जी दोनों को आपस में रिलेट करा रहा है, यानी वर्क और एनर्जी का आपस में रिलेशन क्या है ये उसको शो कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है जी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है बेटा? देखें, जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर वर्क परफॉर्म करते हैं, बॉडी एक जगह से सपोज दूसरी जगह डिस्प्लेस ऑफ हो गया, आपका वर्क कहाँ गया? जब भी आपने बॉडी के ऊपर वर्क परफॉर्म किया, आपका वर्क बॉडी के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर वर्क परफॉर्म करते हैं उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। यही वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है कि व्हेन एवर यू परफॉर्म अ वर्क ऑन द बॉडी, the energy of the body always increases and your work store as energy within the body। अब हमारा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल फिर ये हो सकता है वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स एनर्जी। वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू इट्स चेंज इन एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी यानी मैकेनिकल वर्क होगा तो मैकेनिकल एनर्जी होगी, और मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मैथमेटिकली W इज इक्वल टू डेल काइनेटिक एनर्जी एंड W इज इक्वल टू डेल पोटेंशियल एनर्जी, ये रिलेशंस हैं। इन दोनों को हमने प्रूव करना है। पहले हम प्रूव करते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं यहां पर एक सिचुएशन लेता हूं। मैं कहता हूं कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसका मास जो है वो m है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो सपोज vi है। vi जीरो भी हो सकती है, कोई वैल्यू भी हो सकती है, ये मूव भी कर सकता है, ये रेस्ट भी हो सकता है। हम सिंपली ये कहते हैं कंसिडर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है m और इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या है vi। मैं उसके ऊपर एक फोर्स लगाता हूं F। मैंने उसके ऊपर एक हॉरिजेंटल फोर्स लगाई F। इस हॉरिजेंटल फोर्स के नतीजे में ये बॉडी मूव करता हुआ A पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच गया, सपोज इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंच गया। यहां पर पहुंचकर इसकी जो वेलोसिटी है वो Vf हो गई। मैंने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, बॉडी इनिशियल से फाइनल तक पहुंची, उसकी इनिशियल वेलोसिटी Vi थी, फाइनल वेलोसिटी Vf हो गई। इस एक इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जब तक वो मूव करता है उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो d है। अब ये मेरे पास सिचुएशन है। देखिए बेटा, मैंने फोर्स लगाई और फोर्स के नतीजे में मुझे डिस्प्लेसमेंट मिला। इसका मतलब मैंने इस बॉडी के ऊपर क्या परफॉर्म किया? वर्क परफॉर्म किया। क्लियर है की बात? अब यहां पर सिचुएशन को हम देखते हैं जी। हमने डिस्प्लेसमेंट को सपोज फाइंड आउट करना है। इनिशियल से फाइनल तक बॉडी ने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो मैं फाइंड आउट करता हूं। तो मैं यूज करूंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसके अकॉर्डिंगली 2AD इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। नाउ 2AS, एस की जगह हमने D पुट कर दिया। A इज द एक्सेलरेशन, फोर्स लगाई तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। VF इज द फाइनल वेलोसिटी, VI इज द इनिशियल वेलोसिटी। अब यहां से मैं क्या करता हूं, इस D को यहां पर रहने दिया, 1/2 को डिवाइड कर दिया। सो 1/2 इज इक्वल टू 1/2A इंटू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। D इज इक्वल टू 1/2A VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। नाउ हमने कहा हमने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई तो इसका मतलब इस बॉडी में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। अब एक्सेलरेशन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू m में। ये मेरे पास इक्वेशन 3 आ गई, ये मेरे पास इक्वेशन यहाँ पर इक्वेशन 2 थी। D वाली इक्वेशन 2, F की इक्वेशन 3। अब इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करता हूं। दिस इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2, जब इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 3, जब इन दो को मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होके FD आ गया। यहां पर देखें, ये लेफ्ट इसकी है F, इसकी है D, तो ये मल्टीप्लाई होके FD, और जब ये वाली साइड इसके साथ मल्टीप्लाई हुई तो ये आ जाएगा m में इंटू 1/2A VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया 1/2 m इंटू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर।
और अगर इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर दूं तो एफ डी इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस एफ डी? देखिए बेटा, यहां पर आपने फोर्स लगाई थी और उसके नतीजे में एक डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। नाउ वर्क डन यहां पर कितना होगा? W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, एफ डी कॉस थीटा। W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ये देखें, फोर्स भी हॉरिजॉन्टल, डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल, तो एंगल कितना बन गया? 0। तो यहां पर बन गया एफ डी कॉस 0, कॉस 0 1। तो इसका मतलब वर्क किसके इक्वल आ गया? एफ डी के इक्वल आ गया। तो ये जो एफ डी है ये बेसिकली किसके इक्वल है? वर्क के इक्वल। नाउ हाफ एम वी स्क्वायर आपको पता है काइनेटिक एनर्जी है, ये फाइनल वेलोसिटी यहां पर आ गई तो ये बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल। हाफ एम वी एफ स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी तो ये बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो व्हाट इज दिस टोटल? It is change in kinetic energy. So your work done is basically equal to change in kinetic energy. ये पॉइंट यहां पर हमने इसको प्रूव कर दिया। This is work energy principle. तो पहला पॉइंट हमने प्रूव किया that work done is equal to change in kinetic energy. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं और हम प्रूव करते हैं कि वर्क डन बेसिकली किसके इक्वल है? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। ये हमारे पास प्रूफ है। तो इसके लिए अगेन हम एक छोटी सी डायग्राम कंसिडर करते हैं और उस डायग्राम में हम ये कहते हैं कि अब ये मेरे पास पोज है अर्थ सरफेस। मैं क्या करता हूं, यहां पर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है अबव अर्थ सरफेस, एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस है m, वो मौजूद है और इसकी हाइट यहां पर इनिशियली मैं कह लेता हूं h1, h इनिशियल है इसकी हाइट। इसकी इनिशियल हाइट कितनी है? h इनिशियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैंने यहां से इसको उठाया और एक नई पोजीशन पर ले गया जहां पर इसका मैस तो वही है, m ही है, लेकिन यह m ही है, लेकिन यहां पर जो हाइट बन चुकी है वो अब क्या हो चुकी है? hf हो गई। पहली हाइट थी h इनिशियल, अब वाली हाइट हो गई h फाइनल, जो फ्रॉम दी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ है। तो मुझे बताएं, मैंने बॉडी को बेसिकली यहां से उठा के यहां तक लेकर गया, तो यहां तक मैंने जितना डिस्टेंस कवर किया वो बेसिकली कितना होगा? देखिए, ये है h इनिशियल, ये टोटल यहां से ये लेकर यहां तक h फाइनल है। तो फिर ये जो मैंने इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक गया उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? h फाइनल माइनस h इनिशियल, यानी h फाइनल माइनस h इनिशियल, ये मेरे पास मेरा डिस्टेंस यानी s आ जाएगा। s किसकी इक्वल है? h फाइनल माइनस h इनिशियल। सो नाउ अब मैं वर्क डन की बात करता हूं। W इज इक्वल टू एफ एस, W इज इक्वल टू एफ डी, सिंपल, क्योंकि देखे ना फोर्स भी अपवर्ड बॉडी को ले जा रही है और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड, तो एंगल 0 होगा। तो एफ डी एफ एस कॉस 0 1, तो ये रिलेशन आ गया। नो, जितनी फोर्स लगाई किसी बॉडी पे अगेंस्ट द ग्रेविटी वो वेट के इक्वल होगी। तो एफ की जगह आ गया mg और डिस्टेंस कवर्ड जैसे अभी हमने कहा hf माइनस hi, mg को अंदर मल्टीप्लाई किया, mghf माइनस mghi, mghf इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी and mghi is the initial potential energy. So final potential energy minus initial potential energy, ये आपके पास क्या आ चुकी होगी? ये आपके पास है बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। So ये है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जिसमें आपने वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इन दो पॉइंट्स को प्रूव किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग भी आ सकता है ये, तो आपने ये सारी डिटेल लिखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं, एस्केप वेलोसिटी का एक टॉपिक है इसकी तरफ। देखें, हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी हमने कहा था हम जैसे जैसे जमीन से ऊपर जाते जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। देखें बेटा, मुझे एक पॉइंट का पहले आप आंसर करें कि मैं एक ऑब्जेक्ट को जमीन से थ्रो करता हूं, जितनी ज्यादा हाई इनिशियल वेलोसिटी दूंगा वो इतनी ज्यादा हाइट कवर करेगा। मैं एक बॉल है मेरे हाथ में, मैं उसको ऊपर की तरफ थ्रो करता हूं, मैं उसे जितनी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा दूंगा वो उतनी हाइट कवर करेगा, और जितनी वो हाइट कवर करेगा उतनी उसकी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। यानी मैं इनिशियल वेलोसिटी अगर बढ़ाता जाऊं तो हाइट भी कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। बेटा, अगर मैं उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी इतनी बढ़ा देता हूं कि वो जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाए, तो वो वेलोसिटी क्या कहलाती है? एस्केप वेलोसिटी। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने एक बॉडी को थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा दी, हाइट ज्यादा कवर्ड, मैं वेलोसिटी बढ़ाता गया तो ऑब्वियस है बॉडी की हाइट कवर्ड बढ़ती जाएगी। अब अगर मैं उसको इतनी हाई वेलोसिटी दे दूं कि वो जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से ही एस्केप कर जाए, तो वो वेलोसिटी क्या कहलाती है? एस्केप वेलोसिटी।
तो एस्केप वेलोसिटी क्या है? द इनिशियल वेलोसिटी विद विच द बॉडी गोज आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जिससे ऑब्जेक्ट जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चला जाए, जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस से ही एस्केप कर जाए, उसी को हम नाम देते हैं एस्केप वेलोसिटी का। नाउ इसका हम प्रूव करते हैं, इसका हम रिलेशन ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहता हूं मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। सपोज मैंने उसको इनिशियल वेलोसिटी जो दे दी वो एस्केप वेलोसिटी दे दी, तो अब ऑब्वियस है जितनी वेलोसिटी दूंगा वो उस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी? हाफ mvi स्क्वायर, और vi हमारी क्या है? एस्केप, तो ये बन जाएगा हाफ mv एस्केप स्क्वायर। ये हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। नाउ बॉडी को हमने आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड पहुंचा दिया बेटा। हाँ, बॉडी को हमने जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर पहुंचा दिया। तो अब जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से जब बाहर चला गया, वहां पर ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पर क्या होगी? ऑब्वियस है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। तो जब वो जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो चुकी है? जीरो। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पिछला टॉपिक याद करें तो हमने कहा था जमीन की सरफेस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज माइनस GMM/r। तो वो जमीन की सरफेस पे जो एनर्जी है वो इनिशियल, और जो जमीन की सरफेस यानी इंफिनिटी के बाद की एनर्जी है वो जीरो है। तो यहां पर चेंज या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। अब जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और इनिशियल जो एट द सरफेस ऑफ द अर्थ थी वो है माइनस GMM/r, वेयर g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m mass of the earth, small m mass of the object, और r उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ है। सो माइनस माइनस प्लस GMM/r आ गया। ना बेटा जितनी आपने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी थी वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जितना आपने वर्क परफॉर्म किया वो बेसिकली जितना आपका वर्क है वो वर्क अब आपका काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में था, और वो काइनेटिक एनर्जी अब किस में कन्वर्ट हो चुकी है? पोटेंशियल एनर्जी में। सो जितना आपके पास पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई उतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो हाफ mv escape square is equal to GMM/r, m से m कैंसिल, ये 2 उधर शिफ्ट होगा, v escape square is equal to 2 GMM/r, यहां पर g भी मौजूद होगा, तो ये वैल्यू बेसिकली आपके पास यहां पर होगी, g भी इंक्लूड होगा, दिस हियर कम्स g, तो GMM/r। अब यहां पर जो वैल्यू है v escape square is equal to 2 GMM/r, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एस्केप v एस्केप आ जाएगा √2 GM/r। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। नाउ एक और चीज भी है बेटा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो बॉडी के ऊपर अमल करती है हम कहते हैं वो किसकी इक्वल होती है? वो वेट के इक्वल होती है। तो जितना बॉडी का वेट होगा उतनी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी। तो वेट इक्वल टू होता है mg एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू होती है GMM/r स्क्वायर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। तो यहाँ m से m कैंसल, तो ये जो g यहाँ पर अकेला बच गया और ये बन गया GM/r स्क्वायर। ऐसा ही है। अब GM/r स्क्वायर हम इस r को उधर ले जाते हैं, ये बन जाएगा GR स्क्वायर इक्वल टू GM, GR स्क्वायर इक्वल टू GM। नाउ GM यहां पर GM की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं GR स्क्वायर तो एक r से r क्या हो जाएगा? कैंसल। यहां पर देखें ना, ये मेरे पास बेसिकली इक्वेशन है G2 GM/r, तो यहां पर मैं 2 आ गया एज इट इज। नाउ GM की जगह मैं क्या पुट करता हूं? GR स्क्वायर को पुट करता हूं। जैसे ही मैं GR स्क्वायर पुट करूंगा नीचे भी क्या मौजूद है? R है, तो ये एक R से R क्या हो जाएगा? कैंसल। जब R कैंसल होगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा? √2 GR। ये मेरे पास एस्केप वेलोसिटी का जो है वो फाइनल रिलेशन आ गया। नाउ एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करें, 2 की जगह 2, G की जगह 9.8, R आपको पता है रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6400 इंटू 10⁻3, तो ये आ जाएगी 11.2 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, या सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 11 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसको ये वेलोसिटी देनी पड़ेगी जिसको हम नाम देते हैं एस्केप वेलोसिटी का। यहां तक बेटा हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह मजीद फिर नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां तक हमारा लेक्चर वाइंड अप हुआ। अल्लाह हाफिज।